हेलो, वेलकम बैक। 7 मिनट्स केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। मैं डॉक्टर आदित्य पांडे, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हमने बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है। जितने सब टॉपिक्स इसमें हम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम एक एक करके सेगमेंट में कवर करेंगे। तो हर एक सब टॉपिक के लिए एक अलग वीडियो होगा। इससे आपका बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा कि आपको पर्टिकुलर जिस सब टॉपिक में प्रॉब्लम होगी, आप एग्जैक्टली उस वीडियो को क्लिक करके वो देख सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पहला जो वीडियो हम लोग यहाँ पर अभी बना रहे हैं, यहाँ पर इसका प्राइम एम जो है, मुख्य उद्देश्य इसका सिर्फ इतना है, अपने बच्चों से स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में खुलकर बस इतनी बात करना कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ें ध्यान दे दें, क्या क्या चीज़ें पढ़ लें, तो ये चैप्टर कभी भी हमसे अलग नहीं होगा, या कभी भी इसके कॉन्सेप्ट हमसे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम इसके कोई क्वेश्चन गलत कर दें। तो इस चैप्टर को समझने के लिए क्या फंडामेंटल्स हैं, इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हम ध्यान रखें कि इसके क्वेश्चंस कभी गलत ना हो। क्योंकि बेटा, इस चैप्टर के अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो हर एक साल नीट और जेई के एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और एक दो नहीं, कम से कम 2 to 3 क्वेश्चंस तो इजिली आ जाते हैं, है ना। और साथ में लगभग केमिस्ट्री के हर चैप्टर में इस चैप्टर में पढ़े गए फंडामेंटल्स का यूज लगातार होता रहता है। तो हमारा ये काम होगा इस चैप्टर को हम कैसे बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ सके। आइए छोटे छोटे पार्ट में करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर को अगर पढ़ लेंगे तो हम क्या क्या समझने वाले हैं। देखिए, अगर हम इस चैप्टर को देखते हैं तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम समझ सकेंगे। हम थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में समझ सकेंगे। हम इस चैप्टर में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में समझ सकेंगे, जिसमें हम क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। और साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड प्लैंक क्वांटम थियरी के बारे में। और उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन हो जाएगा। साथ में हम लोग डी ब्रोगली रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर हमें ये भी सिखाएगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल और क्वांटम नंबर में क्या रिलेशन होता है और उनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या क्वांटम नंबर के टर्म में कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल को डिफाइन कर सकते हैं, ये बताएगा। साथ में अबाउ प्रिंसिपल के बारे में, पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में, एंड हुंस रूल के बारे में भी हमें सिखाने वाला है। और लास्ट में हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, हम कैसे लिखते हैं किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चैप्टर बहुत फंडामेंटल, बहुत प्यारा चैप्टर है, और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिस बच्चे ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को ढंग से समझ लिया, सीख लिया, जान लिया, इसके क्वेश्चंस कर लिए, इसके कॉन्सेप्ट सीख लिए, उस बच्चे को पूरे केमिस्ट्री में एकदम बादशाह की तरह एकदम टहलेगा, घूमेगा, कहीं कोई टेंशन नहीं होने वाली है। इतना आसान होने वाला है सब कुछ, ठीक है। आइए छोटी सी बात कर लेते हैं। देखिए, ये चैप्टर साइंटिस्ट के नाम से, उनकी डिस्कवरी से, उनके एक्सपेरिमेंट से भरा हुआ है। तो इस चैप्टर में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। एल्केमिस्ट 5000 बीसी से ले 500 बीसी से लेकर के लेवाइजियर, जॉन डाल्टन, क्यूरी, मैक्स प्लैंक, रॉबर्ट मिलिकन, नील बोर, और डेमोक्राइटस, कूलम, क्रूक्स, जे थॉमसन, आइंस्टाइन, रदरफोर्ड, श्रोडिंगर, ऐसे करके तमाम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस चैप्टर में, और इस चैप्टर को, इस थ्योरी को उस फॉर्म पे पहुंचाया, उस लेवल पे पहुंचाया जहां पर हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ केमिस्ट्री को, एटम को, मॉलिक्यूल को समझ सकें। सच बताऊं बेटा, तो केमिस्ट्री में पहला चैप्टर यही होना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट से पहले भी यही पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर हमें बताता है कि व्हाट इज एन एटम, मैटर क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कैसे काउंट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इन्हीं सब चीजों का यूज हम करते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। तो यही सबसे फंडामेंटल चैप्टर है, सबसे प्यारा चैप्टर है, और सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इस चैप्टर को थोड़ा सा मैं ऐसे समझ सकता हूं कि मान लेते हैं हम लोग यहां पर कि एक कंडीशन ऐसी है बेटा कि मान लेते हैं हमारे आसपास जो कुछ भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, उन आप जिन जिन चीजों से सराउंडेड हैं, अगर आप एक बार नजर दौड़ा के देखेंगे बेटा, तो वो केवल 3 तरह की चीजें दिखेंगी। एक तो वो है जिसका शेप एंड साइज एकदम डेफिनेट होता है, जिसे हम सॉलिड के नाम से जानते हैं। एक ऐसा होता है जो पॉट का शेप रख लेता है लेकिन उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, उसे हम लिक्विड के नाम से जानते हैं। और एक और स्टेट है जिसे हम गैस के नाम से जानते हैं, जो हम इस हवा को महसूस कर रहे हैं, जिस ऑक्सीजन को हम इनहेल कर रहे हैं, जिस CO2 को एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी गैसेस। तो बेसिकली इन तीनों में कॉमन क्या होता है, ये तीनों की तीनों ऐसी चीजें हैं जो अब एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि इनका अपना कोई वॉल्यूम है और इन सब के पास अपना कुछ ना कुछ मास है।
अब क्या होता है कि इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोल देते हैं। मैटर की वैसे तो 5 स्टेट्स होती हैं, 3 तो वो जिनसे हम सराउंडेड है यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 2 और होती हैं जिनमें नाम है प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन वो अपर एक्सट्रीम टेम्परेचर पे पाए जाते हैं, अपर हाई टेम्परेचर पे एंड एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे पाए जाते हैं, तो उनको हटा देते हैं। हम जिनसे सराउंडेड है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस ही हैं, इनको हमने बोला मैटर। अब क्वेश्चन पहला बनता है कि व्हाट इज मैटर, तो मैंने बता दिया एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड कैन ऑक्यूपाई स्पेस और वॉल्यूम, वो कहलाएगा मैटर। अब क्वेश्चन आता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर किस चीज से मिलकर बना है, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए और डेमोक्राइटस भी कह सकते हैं, डेमोक्राइटस के बाद फिर जॉन डाल्टन आ गए। तो जॉन डाल्टन ने बताया, एक डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी आई और उन्होंने एटम को कुछ ऐसा सोचा, बस ठीक है। अब उसके बाद जॉन डाल्टन के एटम के बाद डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी सबसे लास्ट में हुई, स्टिल मैं यही लिख दे रहा हूं, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अब ये जो एटम था बेटा, ये डाल्टन का जो एटम था वो ऐसे दिखने लगा। अब सवाल यह है कि आखिर ये एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहां पर होते हैं, तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए जे थॉमसन, और थॉमसन ने बताया कि कैसे एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं। तो उन्होंने एक प्लम पुडिंग मॉडल दे करके बताया कि अगर मान लेते हैं ये कोई एटम है, तो एटम में जगह जगह पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के बीच बीच में क्या लगे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन वैसे ही एम्बेडेड हैं जैसे किसी भी वाटरमेलन में ब्लैक कलर के सीड एम्बेडेड होते हैं, वैसे इन्होंने माना कि पॉजिटिव, जैसे मान लो वाटरमेलन आपने देखा है, वाटरमेलन में रेड कलर का पल्प होता है जिसे हम खाते हैं, तो इन्होंने बोला कि वो रेड कलर का पल्प को उससे कंपेयर कर दिया, किससे, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन से, और जो ब्लैक कलर के सीड जगह जगह एम्बेडेड है उनको किससे कंपेयर किया, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से। इन्होंने बोला कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है। कहानी सेट, यहां तक सब कुछ क्लियर था, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरे साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ने सबसे पहले क्या डिस्कवर किया, उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब हमारे पास बेटा एक न्यूक्लियस आ गया, ठीक है, और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, हाईली डेंस पॉजिटिव चार्ज स्पेस को न्यूक्लियस नाम दिया गया, और बोला गया कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। यहां पर इश्यू आ गया बेटा स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी का इश्यू ऐसा आया कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन या न्यूक्लियस और यहां पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और लगातार ये रिवॉल्व होता हुआ इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपने एनर्जी खोता 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 आकर के पहुंच जाएगा न्यूक्लियस में, गिर जाएगा। ये प्रॉब्लम आ गई। जब ये प्रॉब्लम आ गई तो ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया, जिसे हम सोलर सिस्टम मॉडल के नाम से भी जानते हैं, प्लेनेटरी मॉडल के भी नाम से जानते हैं, ये फेल हो गया। जब ये फेल हो गया तो उसके बाद एक क्लासिकल मॉडल डेवलप हुआ, नील बोर का मॉडल। लेकिन नील बोर के मॉडल से पहले हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, फ्लाइंग क्वांटम थ्योरी क्या होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इतनी चीजें आपको और पढ़ने को मिलेंगी। बिल्कुल मैं सीक्वेंस में समझा रहा हूं आपको। जब ये चीजें हो जाएंगी, इसके बाद स्पेक्ट्रम समझ में आ जाएगा, तब नील बोर का मॉडल आएगा जो हमें बताएगा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं। एनर्जी लेवल होते हैं जिन्हें हम KLMN के नाम से जानते हैं, और फिर उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, और ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है इसका न्यूक्लियस से प्रॉपर डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। इससे न्यूक्लियस से प्रॉपर मेजर डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, साथ में किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, किस एनर्जी से मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, और उसका मोमेंटम कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, सब कुछ मेजर कर सकते हैं। इतना ज्यादा मैथमेटिकल अप्रोच के साथ नील बोर ने जो मॉडल प्रोवाइड किया, बहुत ही ऑथेंटिक मॉडल था, और उसे क्लासिकल मॉडल के नाम से जाना गया। नील बोर के मॉडल के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और फिर हमारे पास आ जाते हैं दूसरे साइंटिस्ट, और उनका कंट्रीब्यूशन आ जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास डी ब्रोगली की, अपने पास नाम सुना होगा आपने, डी ब्रोगली की वेवलेंथ के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और फिर आते हैं इरविन श्रोडिंगर। इरविन श्रोडिंगर ने आगे चल करके बोला बेटा कि जैसे कोई न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है, सेल, ठीक है। सेल में क्या होती है बेटा, सब सेल, सब सेल में क्या होते हैं, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमारा अप्रोच यहां तक पहुंचने का है, और जब क्वांटम मैकेनिज्म मॉडल आ गया, इरविन श्रोडिंगर के द्वारा बताया गया, तो फिर वहां से स्टार्ट हो गई क्वांटम नंबर, फिर वहां से स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रॉन का फिलिंग क्या होता है। तो मैं आपको बहुत अच्छे सिखाने वाला हूं कि एक्चुअल में क्वांटम नंबर आया कहां से, उसका यूज क्या है, और कैसे उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे किसी एलिमेंट को, किसी एटम को पीरियोडिक टेबल में किस पोजीशन, किस जगह पर रखा जाए।
ओके फिर इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए हम लोग ने बहुत सारी चीजें सीखी थी, जिसमें हमारे पास कई सारे लॉज भी आएंगे। हुन्स रूल आपने नाम सुना होगा, अबोव प्रिंसिपल यानी कि N+L रूल के बारे में सुना होगा, तो ये सब हम लोग वहां पर देखने वाले हैं। और पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ये प्रिंसिपल्स हम लोग वहां पर सीखने वाले हैं। अब मैं बात करता हूं कि इस चैप्टर को अपने ग्रिप में रखने के लिए हमारे प्यारे बच्चों को किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अगर मैं बेटा इंपॉर्टेंस के बिहाफ पे बात करूं तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है दो चीजें। पहला है आपका क्वांटम मैकेनिज्म मॉडल, दूसरा है बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल में भी वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारी चीजों पे आता है, रेडियस पे आता है, वेलोसिटी पे आता है, एनर्जी पर आता है, मोमेंटम पर आता है, लेकिन हमारे प्यारे बच्चों को किस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है? एनर्जी पर। एनर्जी में किस चीज पे देना है? एनर्जी के डिफरेंट यूनिट्स में गिवन जो फॉर्मूलाज होते हैं उनके बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, क्वांटम मैकेनिज्म मॉडल में क्वांटम नंबर पर ध्यान देना पड़ेगा, क्वांटम नंबर के डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पर ध्यान देना पड़ेगा, वो हमारे ग्रिप में होना चाहिए। ओके, समझ में आ गई बात? बाकी क्वेश्चन किस किस से बनते हैं? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर भी बन सकते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लैंक क्वांटम थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने आपको वेटेज वाइज भी बता दिया कि कौन से टॉपिक अपन कवर करने हैं। अब इस चैप्टर में सबसे कोर पॉइंट क्या है? दो चीजें बेटा बहुत अच्छे से दिमाग में रखेंगे, चैप्टर कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। पहला पॉइंट है फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट के साथ रटना नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला रटने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? किसी भी फॉर्मूला पर आप 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए, 5 क्वेश्चन सॉल्व करिए, 6 क्वेश्चन सॉल्व करिए, और फिर वो फॉर्मूला आपको आप देखेंगे याद हो चुका होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना बेटा कि किसी भी क्वेश्चन में, मतलब जो भी मैं आपसे कहने वाला हूं, जितने भी पॉइंट्स में डिस्कस करने वाला हूं, दो बातें बहुत अच्छे से ध्यान रहे। पहला कि फॉर्मूला एकदम अपने ग्रिप में होना चाहिए, दूसरा यूनिट कन्वर्जन हमारे हर बच्चे को समझना होगा। अगर ये दो चीजें हो गई तो तीसरा पार्ट अपना आता है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है कैलकुलेटिव पार्ट, कैलकुलेशन। तो मैंने क्या क्या बात बोली बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात हो गई? फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या हो गया? यूनिट्स, है ना, या यूनिट कन्वर्जन्स, ठीक है, कन्वर्जन्स। और तीसरा पार्ट इसका क्या है बेटा? कैलकुलेशंस, ठीक है। जिस बच्चे ने इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में फॉर्मूला, यूनिट कन्वर्जन और कैलकुलेशन को अपने ग्रिप में रखा, अपनी मुट्ठी में रखा, ये चैप्टर भी उस बच्चे के मुट्ठी में होगा, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको समझा दिया है इस चैप्टर में हमारा क्या, कैसा हम इसको अप्रोच क्या होगा हमारे इस चैप्टर को लेकर के, वो समझा दिया है। हर किसी क्वेश्चन के साथ, हर किसी कॉन्सेप्ट के साथ बस आपको यही देखना है कि क्या फॉर्मूला यूज हुआ, कैसे यूनिट कन्वर्ट करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, और आप देखेंगे कि आपका सही आंसर आपके सामने होगा, ठीक है बेटा। तो ये वीडियो यहीं तक, इंट्रोडक्शन के पार्ट में जो कुछ कहना था मैंने आपको समझा सिखा दिया है। अगले वीडियो में मिलते हैं पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा सब एटॉमिक पार्टिकल। उससे भी पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मैटर। ओके, चलिए बेटा, बाय बाय, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत धमाकेदार होने वाला है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला है। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हमारा कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि नीट और जेईई का मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया। ओके, बाय बाय।